Hello students, I am Kashni. Welcome to our YouTube channel RF Room Foundation. आज हम करेंगे about open and closed figures and about angles. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सपोज कीजिए आपके पास एक पेंसिल है, तो उस पेंसिल की टिप को आपने रखा अपने पेज पे और बिना इसे लिफ्ट किए मींस बिना इसको उठाए हमने फिगर्स ड्रॉ करनी स्टार्ट की. सपोज करो लाइक इस तरह से हमने एक फिगर ड्रॉ कर ली, या सपोज लाइक दिस, or it can be like this. अब मुझे ये बताओ कि जितनी भी ये फिगर्स है क्या ये स्ट्रेट लाइंस हैं? स्ट्रेट लाइंस नहीं है ये. अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये सब के सब क्या है? दे आर कर्व्स. ये सभी की सभी क्या है? कर्व्स हैं. अब अगर मैं इन सभी कर्व्स को ध्यान से देखूं तो इन सभी के सभी फिगर्स में दिस वन, दिस कर्व एंड दिस कर्व, ये जो तीन कर्व्स है वो बाकी के तीन कर्व से थोड़े डिफरेंट है. किस तरह से डिफरेंट है कि जब मैंने ये कर्व ड्रॉ की तो इस कर्व में मैंने यहाँ से ड्रॉ करनी स्टार्ट की और ड्रॉ करने के बाद जब मैंने कर्व को खत्म किया तो वापस यहीं पर आकर खत्म किया. मीन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट था वही था एंड पॉइंट. सिमिलरली जब मैंने इस कर्व को ड्रॉ किया तो यहाँ से स्टार्ट करके और वापस हम यहीं पर लेकर आए. अगेन जहाँ से स्टार्ट किया वहीं खत्म किया. सिमिलरली इस कर्व में यहाँ से कर्व ड्रॉ करनी स्टार्ट की, यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करके हम वापस यहीं पर आके फिनिश किया. मीन्स अगेन स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम था. लेकिन इन कर्व्स में ऐसा नहीं था. इस कर्व को मैंने यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया और यहाँ पर आकर फिनिश किया. सिमिलरली इसका स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ पे और एंड पॉइंट यहाँ. मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो थे इन कर्व्स में वो डिफरेंट थे और इन तीन कर्व्स में जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है वो सेम है. तो ऐसी फिगर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं. आप ऐसा भी बोल सकते हो कि द कर्व्स व्हिच हैव सेम इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट. तो जिन कर्व्स का इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो उन कर्व्स को कहा जाता है क्लोज्ड कर्व. मीन्स हमारी ये वाली कर्व, दिस वन एंड दिस वन, जो हमारी ये तीन कर्व्स हैं दे आर क्लोज्ड कर्व्स. क्यों है ये क्लोज्ड कर्व्स? क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड क्लोज्ड कर्व्स. और जिनका इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं होता दे आर कॉल्ड ओपन कर्व्स. मींस जहां से हमने स्टार्ट किया उससे अलग एक पॉइंट पे आके उस कर्व को हमने खत्म किया. तो इस तरह की जो कर्व होती है दे आर कॉल्ड ओपन कर्व्स. और बाकी कर्व जिनमें इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट सेम होता है दे आर कॉल्ड क्लोज्ड कर्व्स. अब फर्दर जो क्लोज्ड कर्व्स होती हैं ये दो टाइप्स की होती हैं. एक होती है हमारी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व. अब देखो सपोज करो मैंने एक सिंपल सर्कल ड्रॉ कर दिया लाइक दिस. कर्व है, दिस इज सिंपल कर्व. मींस जो स्टार्टिंग, क्योंकि क्लोज्ड कर्व है तो क्लोज्ड कर्व में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होगा. तो यहाँ से स्टार्ट करके यहीं पे फिनिश किया तो है तो ये क्लोज्ड ही, लेकिन ये सिंपल है. सिंपल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो कर्व है जो हमने फिगर ड्रॉ की है इसके अंदर कहीं पर भी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है नहीं कर रही. सिंपल जहाँ से स्टार्ट किया वहीं आके फिनिश कर दिया. तो ये होती है हमारे सिंपल क्लोज्ड कर्व्स. अब सपोज करो इसके अंदर भी मैंने इस तरह से फिगर ड्रॉ कर दी लाइक दिस. अब इस फिगर में इस पॉइंट पे जो कर्व है वो एक दूसरे को कट कर रही है, मींस इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है एक दूसरे को. तो अगर किसी भी क्लोज्ड कर्व में इस तरह से हमें कुछ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल जाए या फिर कर्व क्रॉस करे एक दूसरे को, देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व. मींस अगर मैं सिंपल क्लोज्ड कर्व की बात करूं तो सपोज करो लाइक दिस. ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, दिस इज आल्सो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. लेकिन बात की जाए कॉम्प्लेक्स की तो दिस इज कॉम्प्लेक्स कर्व. मींस इस पॉइंट पे आके इस कर्व ने इसको कट किया, अब इस कर्व ने खुद को ही कट किया ना, क्रॉस किया. सो दिस इज कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व. है तो ये भी क्लोज्ड ही. यहाँ से स्टार्ट किया था
हमने यहीं पे आगे फिनिश किया, लेकिन इस कर्व ने खुद को एक पॉइंट पर क्रॉस कर दिया, एक दूसरे इसको कट किया. सो दिस इज कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व. अगेन दिस इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व. राइट. सो ये डिफरेंस होता है सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में. जो सिंपल कर्व होती है उसको सिंपली ड्रॉ कर दिया जाता है, और जो कॉम्प्लेक्स होती है वो किसी ना किसी पॉइंट पे खुद को कट करती है. सो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व. फिर हमारे पास आते हैं पॉलीगन. पॉलीगन्स क्या होते हैं? देखो, पॉली मीन्स मैनी. मीन्स जो पॉलीगन होते हैं, पहली बात तो ये कि दे आर आल्सो क्लोज्ड फिगर्स. जो पॉलीगन्स होते हैं दे आर क्लोज्ड फिगर. क्लोज्ड फिगर है एंड इट इज एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है ये. और कितनी लाइन सेगमेंट्स? 3 या 3 से ज्यादा. 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से बनी हुई है क्लोज्ड फिगर. दैट इज कॉल्ड अ पॉलीगन. 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स. इस 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से एक क्लोज्ड फिगर जब हम ड्रॉ करते हैं, देन इट इज कॉल्ड अ पॉलीगन. अब मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए एंड फिगर शुड बी क्लोज्ड. तो देखो, अगर 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड फिगर ड्रॉ करनी है मुझे, तो वो कुछ इस तरह से बनेगी. और इस तरह से जो ड्रॉ हुई फिगर है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज ट्रायंगल. अब ये तो होगी हमारी 3 लाइन सेगमेंट से ड्रॉ हुई एक फिगर. अब देखो, 3 लाइन सेगमेंट्स हैं और जो फिगर है इट इज क्लोज्ड, तो इट मींस इट इज अ पॉलीगन. अब ये तो थी 3 लाइन सेगमेंट, 3 के बाद 4. अब अगर मैं 4 लाइन सेगमेंट से कोई भी एक फिगर ड्रॉ करूं व्हिच इज क्लोज्ड, इस तरह की फिगर को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. और क्वाड्रिलेटरल के हमने और भी टाइप्स किए हैं, लाइक स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, काइट. ये सभी के सभी क्या हैं? क्वाड्रिलेटरल्स हैं. सभी के सभी दे आर मेड अप ऑफ एंटायरली लाइन सेगमेंट्स और क्लोज्ड फिगर्स होती हैं सारी ही. तो जितने भी हमारे ये स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सॉरी काइट, पैरेललोग्राम, ये सभी के सभी क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं. नाउ सपोज इफ अ पॉलीगन इज मेड अप ऑफ 5 लाइन सेगमेंट्स. अगर 5 लाइन सेगमेंट से बना है एक पॉलीगन, देन इट इज कॉल्ड अ पेंटागन. अगर 6 लाइन सेगमेंट से बना है कोई पॉलीगन, देन इट इज कॉल्ड हेक्सागन. अगर कोई भी एक पॉलीगन इट इज मेड अप ऑफ 7 लाइन सेगमेंट्स, देन इट इज कॉल्ड अ हेप्टागन. एंड इफ इट इज मेड अप ऑफ 8 लाइन सेगमेंट्स, अगर 8 लाइन सेगमेंट्स हैं, देन इट इज कॉल्ड ऑक्टागन. अब देखो, ट्रायंगल में ट्राई स्टैंड्स फॉर 3, इसलिए जो 3 लाइन सेगमेंट से फिगर बनी होगी दैट इज अ ट्रायंगल. क्वाड्रिलेटरल में क्वाड स्टैंड्स फॉर 4. तो अगर 4 साइडेड मींस 4 लाइन सेगमेंट से कोई क्लोज्ड फिगर बनी हुई है, देन इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. पेंट स्टैंड्स फॉर 5. तो इसलिए अगर 5 लाइन सेगमेंट से कोई हमारा पॉलीगन बना है, देन इट इज कॉल्ड अ पेंटागन. हेक्सा स्टैंड्स फॉर 6. इसलिए 6 लाइन सेगमेंट से जो पॉलीगन बनता है दैट इज कॉल्ड अ हेक्सागन. हेप्टा स्टैंड्स फॉर 7. इसलिए 7 साइडेड पॉलीगन जो होता है दैट इज कॉल्ड अ हेप्टागन. एंड ऑक्टा स्टैंड्स फॉर 8. तो जो 8 साइडेड पॉलीगन होता है हमारा दैट इज कॉल्ड ऑक्टागन. इसी तरह से जो 9 साइडेड पॉलीगन होगा हमारा दैट इज कॉल्ड नोनागन. नोना स्टैंड्स फॉर 9. और जो भी 10 साइडेड होगा, 10 साइडेड के लिए क्या होता है? डेकागन. डेका स्टैंड्स फॉर 10. फॉर एग्जांपल 10 इयर्स के इंटरवल को हम डेकेड भी बोलते हैं, 1 डेकेड. तो डेकेड जो होता है मींस जो डेका वर्ड होता है हमारा, ये जो सफिक्स लगता है हमारा, इट स्टैंड्स फॉर
सो ये थे हमारे पॉलीगन्स। अब हम बात करेंगे जो क्लोज्ड फिगर्स होती हैं हमारी, उनके एक्सटीरियर और इंटीरियर की। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। सपोज कोई भी एक फिगर है हमारे पास लाइक दिस। इस फिगर में आई हैव अ पॉइंट ए, बी, सी, डी, here is E and this is point F, राइट। अब देखो जो हमारी ये कर्व है, इस कर्व में जो भी अंदर का पोर्शन है सारा, जितना भी ये सारा का सारा पोर्शन है अंदर का, जो कर्व ने एनक्लोज किया हुआ है, जो कर्व के अंदर है ये सारा पोर्शन, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द कर्व। इस पोर्शन को कहेंगे हम इंटीरियर ऑफ द कर्व। और जितना भी पोर्शन इस कर्व के बाहर का है वो सारा का सारा पोर्शन है एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। जितना भी है ये बाहर का, दिस इज एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, राइट। और जो एक्सटीरियर होता है इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये बिल्कुल एक्सटेंड करता है इंडेफिनेटली इन ऑल द डायरेक्शंस। मींस यहाँ से तो जितना भी बाहर है, इस फिगर के बाहर का जितना भी पोर्शन है, ये सारा का सारा जो है दिस इज द एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। और जितना भी पोर्शन अंदर का है दैट इज इंटीरियर ऑफ द कर्व। अब देखो जो पॉइंट्स हैं हमारे ए और बी, ए और बी, जो हमारे ये दोनों पॉइंट्स हैं ये लाई कर रहे हैं इन द इंटीरियर ऑफ द कर्व। अगर इनकी पोजीशन की बात की जाए विद रिस्पेक्ट टू दिस कर्व, तो ये लाई कर रहे हैं इन द इंटीरियर, तो ए बी की पोजीशन क्या होगी, इंटीरियर ऑफ द कर्व। अब अगर बात की जाए सी और डी की, सी एंड डी, तो जो पॉइंट सी और डी है ये बिल्कुल कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इनकी पोजीशन क्या होगी, ऑन द कर्व। कर्व के ऊपर है ये, ना तो ये अंदर है, ना ही इंटीरियर में है, ना ही एक्सटीरियर में है, ये एग्जैक्टली कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इनकी पोजीशन होगी ऑन द कर्व। और अगर बात की जाए ई और एफ पॉइंट की, पॉइंट ई एंड एफ, तो दे आर इन द एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, वो कर्व के बाहर है, राइट। अब देखो इंटीरियर, ये जो पोर्शन है दिस इज इंटीरियर, बाहर का जो पोर्शन है दैट इज एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। अब अगर ये कर्व का इंटीरियर पोर्शन अलोंग विद दिस बाउंड्री ऑफ द कर्व, इंटीरियर पोर्शन और साथ में जो ये बाउंड्री है ये, इन दोनों को मिलाकर किस को, इंटीरियर प्लस बाउंड्री ऑफ द कर्व, इनको एक साथ बोला जाता है रीजन। इंटीरियर प्लस बाउंड्री इज नोन एज द रीजन, राइट। सो कर्व थी, क्लोज्ड फिगर थी, इस क्लोज्ड फिगर ने इस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक था इंटीरियर, एक था एक्सटीरियर और तीसरा ऑन द कर्व। जब हम इंटीरियर और ऑफ द बाउंड्री ऑफ द कर्व इनको साथ लेके चलते हैं देन इट इज कॉल्ड रीजन, राइट। So our next topic is angle. देखिए सपोज कीजिए I have a ray, this is point A, OA एक रे है। अब मैंने क्या किया, इस OA को रोटेट कर दिया, रोटेट करने के बाद इस रे की एक नई पोजीशन आ गई, सपोज करो दैट इज बी। अब दो रेज बन गई मेरे पास OA एंड OB। अब क्या कहा जाएगा इस सिचुएशन में कि OA और OB ने एक एंगल फॉर्म किया, मींस एक एंगल बनाया। सो एंगल क्या हुआ, बेसिकली एन एंगल इज फॉर्म्ड। एंगल किस तरह से बनता है, विद टू रेज, जब दो रेज होती हैं एंड अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज O, मींस O से ही रे आई A, इसको
उसको मैंने रोटेट किया, रोटेट करने के बाद जो नेक्स्ट पोजीशन आई उसकी, उसको मैंने नेम दे दिया एज बी। तो दो रेज ने मिलकर, दो रेज और एक इनिशियल पॉइंट, इनसे मिलकर जो फिगर बनी दैट इज कॉल्ड एन एंगल। अब जिन दो रेज का हमने यूज किया, जो ये दो रेज थी ओ ए एंड ओ बी, इसको कहा जाता है आर्म, आर्म या फिर साइड ऑफ द एंगल। लाइक इस पॉइंट पर हमने हमारा एंगल बन गया, दिस इज एंगल। जो ये दो रेज हैं दे आर आर्म और साइड ऑफ द एंगल। और जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है, मींस जहां से रे निकली, जहां से रे स्टार्ट हुई, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। इसे कहा जाता है वर्टेक्स ऑफ द एंगल, राइट। दीज आर द आर्म्स ऑफ एंगल, ये है एंगल एंड दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब आती है नेमिंग। अब सपोज यही एंगल है, तो इस एंगल की नेमिंग किस तरह से की जाएगी? सबसे पहले तो सिंबल ड्रॉ होगा एंगल का, लाइक दिस, क्योंकि एंगल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हम एंगल को लिख रहे हैं, तो दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल। सबसे पहले हम ये सिंबल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद देखो इस ओ पॉइंट पे एंगल बन रहा है, तो जो ये ओ पॉइंट है ना, ये तो आएगा सेंटर में, राइट, ये होगा सेंटर में। अब इसको हम नेमिंग दे सकते हैं एज बी ओ ए, मींस एंगल बी ओ ए, या फिर एंगल ए ओ बी। जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है ना ओ पे, वो सेंटर में रहेगा। जो बाकी दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इसमें से आप आगे बी को भी लिख सकते हो, ए को भी लिख सकते हो, किसी भी तरह से आप नेमिंग कर सकते हो। इट कैन बी रिटन एज एंगल बी ओ ए, इट कैन बी रिटन एज एंगल ए ओ बी, या फिर हम इसको सिंपल भी लिख सकते हैं एंगल ओ, क्योंकि इसी पॉइंट पर एंगल बन रहा है, सो इट कैन बी रिटन एज एंगल ओ। अब कई बार क्या होता है, जैसे ये तो सिंपल एक ही एंगल था, कई बार क्या होता है लाइक एक ही पॉइंट पर एक से ज्यादा एंगल्स बनते हैं। सपोज दिस इज ओ, दिस पॉइंट इज ए, हियर इट इज बी एंड दिस इज सी, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं, तो अगर कहा जाए एंगल ओ, तो इस एंगल ओ को आप मैं कौन सा एंगल कंसीडर करूं? दिस एंगल और दिस कंप्लीट एंगल। अब तो इस ओ पॉइंट पर तीन एंगल्स बन रहे हैं, तो तीनों में से किस एंगल की बात हो रही है? इस तरह से जब एक पॉइंट पे एक से ज्यादा एंगल्स बन रहे हैं, तो आप उसको सिंपली एज एंगल ओ नेम नहीं दे सकते। तब किस तरह से नेमिंग करेंगे? सपोज कीजिए हम बात कर रहे हैं इस एंगल की। अब देखो एक पॉइंट पे एक से ज्यादा एंगल्स बन रहे हैं, तो इट्स बेटर कि हम इसको अलग से नेमिंग कर दें। सपोज करो मैंने इसे नेम दे दिया स्मॉल एक्स, इस एंगल को मैंने नेम दे दिया स्मॉल वाई, और जो ये कंप्लीट एंगल है इसको मैंने नेम दे दिया एज स्मॉल जेड, राइट। तो किस तरह से नेमिंग होगी? ये जो एंगल है इट कैन बी नेम्ड एज एंगल बी ओ ए, एंगल ए ओ बी, और सिंपल एंगल एक्स। एंगल ओ नेम नहीं दे सकते हम इसको, वाई? बिकॉज एक ही पॉइंट पे एक से ज्यादा एंगल्स बन रहे हैं, इसलिए अलग अलग नेमिंग होनी जरूरी है। अभी हमने यहाँ पर नेमिंग की एज एंगल बी ओ ए ओ बी एंड एंगल एक्स। जो ये हमारे एंगल से ये दो रेस से बन रहे थे बाय द रे ओ ए एंड ओ बी। अब बात करेंगे उस एंगल की जो बन रहा है बाय द रे ओ बी एंड ओ सी। अब जो ओ बी और ओ सी से एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है? एंगल बी ओ सी। तो इसका नेम क्या होगा? एंगल बी ओ सी, या फिर इट कैन बी रिटन एज एंगल सी ओ बी। बी ओ सी या फिर सी ओ बी एक ही बात है। और हमने इस एंगल को क्या नेम दिया था? एंगल वाई। सो इट कैन आल्सो बी रिटन एज एंगल वाई। सिमिलरली अब हम बात करेंगे उस एंगल की जो एंगल बन रहा है बाय द रेस ओ ए एंड ओ सी, जो ओ ए और ओ सी से बना है। अब देखो ओ ए और ओ सी से जो बन रहा है एंगल, उसकी नेमिंग कैसे होगी? एज एंगल ए ओ सी, या फिर एज एंगल सी ओ ए, और एक नेम और दिया हमने इस कंप्लीट एंगल को, दैट वाज एंगल जेड, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एज एंगल जेड, राइट। सो ये था एंगल का। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। जिस तरह से हमने क्लोज फिगर का इंटीरियर एक्सटीरियर किया था, बिल्कुल वैसे ही है एंगल का भी। सपोज
this point is O, suppose this is A and this point is B. अब क्या होगा, इस एंगल में जो जितना भी ये अंदर का पोर्शन है एंगल का, दिस पोर्शन, ये सारा का सारा जो पोर्शन है, दिस इज इंटीरियर ऑफ द एंगल। ये एंगल का इंटीरियर पार्ट है और जितना भी पोर्शन इसके बाहर का है, बाहर का जितना भी है पार्ट, लाइक इस तरफ इन दिस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में जितना भी है ये पोर्शन सारा, दिस इज एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। राइट, सो दिस इज इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड दिस पोर्शन इज एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। अब सपोज करो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, सपोज कीजिए I have a point E, F, here is the point B, here is point G। अब अगर बात की जाए इन पॉइंट्स की, तो E और F की पोजीशन क्या होगी इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, एंड पॉइंट B एंड पॉइंट G, इनकी पोजीशन क्या होगी इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। मींस ये जो पॉइंट्स है हमारे ये एंगल के बाहर है और जो पॉइंट E और पॉइंट F है ये एंगल के अंदर है, मींस इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। राइट।